सभी का। और अगला प्रश्न करने के लिए आ रहे हैं उमेश कुमार प्रजापति जी। वे वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय में अपर महानिदेशक का कार्यालय में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के रूप में काम करते हैं। ये अभी कृत्रिम मेधा भाषा में संभावनाएं और चुनौतियां के टॉपिक में अभी हमें भाषण देंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद मानसा जी। आज के इस राष्ट्रीय वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हमारे गुरुवर आदरणीय डॉक्टर सी जयशंकर बाबू एवं इस आभासी मंच पर उपस्थित सभी विद्वत जन को मेरा प्रणाम। मैं अपना जो प्रस्तुतिकरण है वह एक पीपीटी के माध्यम से आप लोगों के समक्ष शेयर करूंगा। हमारी स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है मैम? हाँ मैम, हाँ सर, सॉरी सर, आपकी स्क्रीन भी दिखाई दे रही है और आपकी आवाज़ भी आ रही है जी। जैसा कि मुझे टॉपिक दिया गया है, जो मेरा विषय है कृत्रिम मेधा भाषा में संभावनाएं और चुनौतियां, तो हम इसी को कवर करेंगे। हमारे से पहले जो वक्ता थी आर सावित्री महोदया, उन्होंने कृत्रिम मेधा को कवर किया है। मैं थोड़ा सा डिफरेंट एस्पेक्ट में अपना विचार रखूंगा। एक छोटा सा परिचय मैं अपना देते हुए मैं बाकी टॉपिक को कवर करूंगा। मेरा नाम उमेश कुमार प्रजापति है, जैसा मैंने पहले ही बताया, और बेसिकली वाराणसी शहर का रहने वाला हूं। अगर सरकारी सेवा की शुरुआत देखा जाए तो 3 सितंबर 2011 को मैं भारत सरकार के अंतर्गत केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत है, उसमें मैं उप निरीक्षक के पद पर कार्य ग्रहण किया। और करीब 11 वर्ष की सेवा के बाद 11 वर्ष की सेवा के दौरान मैंने चेन्नई एयरपोर्ट, बैंगलोर एयरपोर्ट, इसरो बेंगलुरु, आरएमपी मैसूर, इन्फोसिस बैंगलोर और एनएपीएस नरोरा जैसे अनेक संवेदनशील और अति संवेदनशील प्रतिष्ठानों में सेवा देने के पश्चात 21 जुलाई 2022 को मैं वहां पर तकनीकी त्यागपत्र देकर वर्तमान समय पर अपर महानिदेशक का कार्यालय, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय, सुनाबेड़ा, कोरापुट, जो उड़ीसा में है, वहां पर मैं कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के रूप में सेवा दे रहा हूं। क्या मेरा स्क्रीन आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है? जी सर। हाँ सर। जी जी, ओके, धन्यवाद। आइए, आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको शुरू करने के पहले हम नमन करते हैं उन महान वीर जवानों को जिनकी वजह से आज हम शांतिपूर्वक अपना यह जो आभासी मंच के माध्यम से है राष्ट्रीय वेबिनार कर पा रहे हैं। आप लोगों के समक्ष मैंने भारत का भौगोलिक चित्रण रखा है। मेरा रखने का मेन मकसद यही है कि एक जो राष्ट्र है, राष्ट्र का निर्माण उस देश की भौगोलिक सीमा, जिसको हम भूमि बोलते हैं, वहां की आबादी, जिसको हम समाज बोलते हैं, और वहां की संस्कृति। आप लोगों को पता है कि भारत की संस्कृति जो है पूरे विश्व में जानी और पहचानी जाती है। तो इन तीनों के आपसी सहयोग से एक राष्ट्र का निर्माण होता है। और उस भारत जैसे राष्ट्र, आप लोगों को पता है कि 7 देशों से भौगोलिक रूप से घिरा हुआ है। और अगर हम समुद्री सीमा को देखें तो 2 देश से समुद्री सीमा हमारा लगा हुआ है। तो ऐसे देश का जो रखरखाव करते हैं पूरे 12 महीने, हम अपने परिवार से दूर रहते हुए, आंधी तूफान, गर्मी, बारिश सबको झेलते हुए जो हमारी भारतीय सेना है, मैं उनको नमन करते हुए अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहा हूं। आइए, जो कृत्रिम मेधा है, कृत्रिम मेधा या कृत्रिम बुद्धि, दोनों नाम एक ही है, इसको लेकर कंफ्यूज मत होइए आप लोग, जिसको अंग्रेजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो इसका एक छोटा सा परिभाषा हम देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम मेधा आखिर कहते किसको हैं? मशीनों द्वारा प्रदर्शित बुद्धिमत्ता है। इसमें कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से तर्क कर सकते हैं, सीख सकते हैं और स्वायत्त रूप से कार्य कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो कृत्रिम मेधा बुद्धिमान मानव व्यवहार की नकल करने की मशीनी क्षमता है। द एबिलिटी ऑफ ए मशीन टू मिमिक इंटेलिजेंट ह्यूमन बिहेवियर। आप लोगों के समक्ष आप लोग एक स्क्रीन पर ये चित्र भी देख पा रहे होंगे। यह एआई का जो जीपीटी चैट है वहीं से हमने लिया है इसको। और ये पूरा जो एआई का, कृत्रिम बुद्धि का जो वातावरण है उसको हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है।
जैसा कि हम लोगों को जो भाषा प्रौद्योगिकी हम लोग स्वयं पोर्टल के माध्यम से जो पाठ्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, उसमें करीब 8 प्रकार की परिभाषाएं जो हमें पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई गई है उसमें दिया है। तो उसी का सार हम आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं कृत्रिम मेधा की परिभाषा के रूप में, जिसमें आवाज नहीं जा रहा है, 2 बार सुनाई दे रहा है, इको हो रहा है शायद। मेरे को एक ही बार सुनाई दे रहा है मैम, शायद आपका नेटवर्क में कोई इशू है क्या मैम? देखिए हमारे यहाँ तो नेटवर्क सही है मैम, प्रयास करता हूँ जी। तो 2 प्रसिद्ध जो पाश्चात्य विद्वान हैं उनका नाम हमारे सामने आता है, स्टुअर्ट रसेल और पीटर नार्विन। इन्होंने अपनी पुस्तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ मॉडर्न अप्रोच, जिसका प्रकाशन वर्ष 1955 में हुआ था, उसमें कृत्रिम बुद्धि की 8 परिभाषाएं जो अलग अलग पाश्चात्य विद्वानों ने दिया है उसका विश्लेषण प्रस्तुत किया और उसको 4 वर्गों में उसको 4 वर्गों में विभाजित किया। स्टुअर्ट रसेल और पीटर नार्विन, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जो परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला वर्ग जो है वो उसमें कहा गया है कि कंप्यूटर प्रणालियां मनुष्य जैसा सोचती हैं, जिसमें सोचने को बल दिया गया है, सोचने को इंपॉर्टेंस दिया गया है। दूसरा वर्ग भी है जिसमें बोला गया है कि कंप्यूटर प्रणालियां तर्कसंगत सोचती हैं। तो प्रथम और दूसरे जो वर्ग हैं उसमें सोचने की प्रधानता को दिखाया गया है। तीसरा जो वर्ग है, कंप्यूटर प्रणालियां तर्कसंगत व्यवहार करती हैं। चौथे में कहा गया है कि कंप्यूटर प्रणालियां मनुष्य जैसा व्यवहार करती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरे और चौथे वर्ग में व्यवहार को प्रधानता दी गई है। आइए हम आगे देखते हैं। जो यह चारों जो वर्ग है इसको हम मैप के थ्रू आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास किए हैं, जिसमें पहला है मनुष्य जैसी सोच एवं व्यवहार, दूसरा है तर्क संगत सोच और व्यवहार। तो मनुष्य जैसी सोच एवं व्यवहार के अंतर्गत क्या आता है? कंप्यूटर प्रणालियां मनुष्य जैसी सोचती हैं, कंप्यूटर प्रणालियां मनुष्य जैसा व्यवहार करती हैं। तर्क संगत सोच एवं व्यवहार के अंतर्गत आता है कंप्यूटर प्रणालियां तर्क संगत सोचती हैं, कंप्यूटर प्रणालियां तर्क संगत व्यवहार करती हैं। अब आइए हम देखते हैं शॉर्ट में कि कृत्रिम मेधा का विकास कब से हुआ। चूंकि भारत में 1990 के दशक में वैश्वीकरण, आधुनिकीकरण और औद्योगिकीकरण की यात्रा स्टार्ट हुई, लेकिन पाश्चात्य देशों में इसकी यात्रा काफी पहले ही स्टार्ट हो गई थी। तो उसको हम संक्षेप में देखेंगे। NAC न्यूरल एंड कंप्यूटेशनल मशीन वर्ष 1940 के आसपास यह मान्यता है कि पहले कृत्रिम न्यूरॉन मॉडल का विकास हुआ जो पूर्णतः मानव मस्तिष्क से प्रेरित था। तो जो पहला जो मशीन AI बेस्ड उस समय प्रोसेस में किया गया था वो कृत्रिम न्यूरल मॉडल था जो मानव की तरह सोचने से प्रेरित था। इसका हम एक चित्र आप लोगों को दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं NAC न्यूरल एडेप्टिव कंप्यूटर लेबोरेटरी। और ये भी हमें जो चित्र मिला है यह मैंने कृत्रिम मेधा के माध्यम से ही सर्च किया है और आप लोगों के समझ प्रस्तुत किया है। दूसरा आता है लर्निंग मशीन। यहाँ पर जो हम बता रहे हैं आप लोगों को 2 टर्म आएगा, एक लर्निंग मशीन आएगा, दूसरा मशीन लर्निंग आएगा। दोनों में वास्ट डिफरेंस है। जो लर्निंग मशीन है वह कृत्रिम मेधा का स्टार्टिंग स्वरूप है, जब मशीनों को मानव की तरह सोचने के लिए लर्न कराया जा रहा था, उनको विकसित किया जा रहा था, उसको लर्निंग मशीन कहते हैं। और जो मशीन लर्निंग है उसको हम आगे हम आपको बताएंगे। वर्ष 1950 के दशक में साइबरनेटिक्स और सूचना सिद्धांत के उदय के साथ सीखने की क्षमता थी वह विकसित हुई। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है मशीन लर्निंग, लेकिन इससे कंफ्यूज मत होइएगा चूंकि इसको 2 पार्टों में, ये जो आपके सामने इमेज है इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया गया। एक तरफ मशीन को दिखाया गया है, दूसरी तरफ ह्यूमन के ब्रेन को दिखाया गया है। तो इसलिए इस प्रकार से यह लिखा गया है, लेकिन यह जो कॉन्सेप्ट है वो लर्निंग मशीन का है। यह भी हमने कृत्रिम मेधा के माध्यम से ही प्राप्त किया। तीसरा जो प्रोसेस है इसका प्रतीकात्मक कृत्रिम मेधा। वर्ष 1960 के दशक में ज्ञान का प्रतिनिधित्व करने और हेर फेर करने के लिए तर्क और प्रतीकों का उपयोग किया जाने लगा। ये भारत में नहीं पाया जाता, लेकिन पश्चिमी देशों में इसका काफी प्रयोग चल रहा था उस समय। ये आप देख सकते हैं इसका एक इमेज, जिसमें मशीन लर्निंग डाटा एंड स्टैटिक्स है, LLM वेक्टर है और सिंबॉलिक है। तो इस प्रकार से इसको भी हमने कृत्रिम मेधा के माध्यम से प्राप्त किया है। इसको अगला जो प्रोसेस आता है ज्ञान अभियांत्रिकी। वर्ष 1970 के दशक में हमने इसको एक डिकेड के रूप में हमने दिखाया है कि एक डिकेड में क्या प्रोग्रेस हुआ कृत्रिम मेधा में। दशक में ज्ञान प्रणालियों का विकास हुआ जो विशेषज्ञ ज्ञान को इनकोड और तर्क कर सकते थे।
जिसमें प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण एनएलपी जिसको हम कहते हैं उसका उदय इसी समय हुआ। यह कंप्यूटरों को मानव भाषा को समझने और उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है। इसके कुछ उदाहरण है मशीनी अनुवाद, जो आज हम लोग भारतवर्ष में बहुत अधिक बहुलता के साथ देख रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार किया जाता है। चैट बॉक्स है और भावना विश्लेषण है, इसका भी आप इमेज ये देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। अगला जो आता है कनेक्शनिस्ट कृत्रिम मेधा। वर्ष 1980 के दशक में न्यूरल नेटवर्क का पुनरुत्थान हुआ जो सीखने और पैटर्न मान्यता में सक्षम था। इसका आप देख सकते हैं कि एनालिसिस के बेस पर उसका विश्लेषण करते हुए कैसे वो हमें आउटपुट देता था। तो ये कई प्रकार के ग्राफ के माध्यम से इसमें दिखाया गया है। जो नेक्स्ट आता है, अब आता है हमारा मशीन लर्निंग। वर्ष 1990 के दशक में डेटा से सीखने और भविष्यवाणियां करने के लिए एल्गोरिदम का विकास हुआ। इसके कुछ उदाहरण हैं रैखिक प्रतिगमन, लीनियर रिग्रेशन, निर्णय वृक्ष, डिसीजन ट्री, गहन तंत्रिका नेटवर्क, डीप न्यूरल नेटवर्क। वर्तमान समय में जो हम एआई का स्वरूप देखते हैं वह डीप न्यूरल नेटवर्क का ही एडवांस फॉर्म हमें दिखाई पड़ता है। इसका इमेज आप देख सकते हैं। मशीन लर्निंग ये इस प्रकार से 1990 के दशक में हमारे सामने आया। डेटा संचालित कृत्रिम मेधा। वर्ष 2000 के दशक में बड़े डेटा सेट से सीखने और जटिल समस्याओं को हल करने के लिए कृत्रिम मेधा के उपयोग की शुरुआत हुई। इस प्रकार का इसका इमेज आप देख सकते हैं। डाटा ड्राइवन डाटा नॉलेज कि किस प्रकार से हम इनपुट देते थे और उसका आउटपुट किस प्रकार से आता था। ये एक शार्ट में हमने इसको दिखाने का प्रयास किया है। अगला आता है गहराई से सीखना, डीप न्यूरल नेटवर्क। वर्ष 2010 के दशक में गहन तंत्रिका नेटवर्क, डीप न्यूरल नेटवर्क का उदय हुआ जो छवि मान्यता, जो कंप्यूटर दृष्टि है। छवि मान्यता का मतलब आप गूगल लेंस से ले सकते हैं। आज आप लोगों को पता होगा कि गूगल लेंस में आप कोई भी इमेज दें वो पूरे ग्लोब से उस इमेज को सर्च करके आपके सामने प्रस्तुत करता है। या आप कोई भी टेस्ट देते हैं, अगर आपके पास उसका पिक्चर रहता है उसको टेस्ट में कन्वर्ट कर देता है ऑन द स्पॉट। या आप उसको अनुवाद चाहिए, त्वरित अनुवाद चाहिए तो अनुवाद भी दे देता है। तो गूगल लेंस का ये हमने उसको दिखाया है। प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण जिसको हम एनएलपी बोलते हैं, और अन्य कार्यों में अत्याधुनिक प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाने लगा वर्ष 2010 के आसपास। देखिए इसको डीप लर्निंग को हमने इस प्रकार से इनपुट दिखाया गया है कि इनपुट 3 श्रेणियों में दिया जाता था, आउटपुट फाइनली 2 श्रेणियों में हमें प्राप्त होता था आउटपुट लेयर के माध्यम से। और अंतिम जो है कृत्रिम मेधा का व्यापक उपयोग जो वर्तमान समय में हम लोग देख रहे हैं। वर्ष 2020 के आसपास से कृत्रिम मेधा अनुप्रयोगों का तेजी से विस्तार हुआ तथा इसका उपयोग स्वास्थ्य सेवा, वित्त, विनिर्माण और अन्य क्षेत्रों में किया जाने लगा। यह है वर्तमान इसका परिदृश्य जो वर्तमान समय में हम लोग देख रहे हैं और आगे के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। अब आइए हम देखते हैं जो मेरा मेन टॉपिक है कृत्रिम मेधा का भाषा के क्षेत्र में संभावनाएं, कि भाषा कहां तक इससे प्रभावित हो सकती है कृत्रिम मेधा से। कृत्रिम मेधा में भाषा के क्षेत्र में क्रांति लाने की क्षमता है जिसके परिणाम स्वरूप अनुवाद, शिक्षा, लेखन और मनोरंजन सहित अन्य क्षेत्रों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रगति होने की संभावना है, हो भी रही है और आगे चल के और अधिक होने की संभावना है। हम पहला इसमें बात करते हैं मशीनी अनुवाद, मीन्स मशीनी ट्रांसलेशन। कृत्रिम मेधा संचालित अनुवाद प्रकरण भाषाओं के बीच अधिक सटीक और कुशलता अनुवाद प्रदान कर सकते हैं जिससे वैश्विक स्तर पर संचार और सहयोग में होने वाली बाधाओं को तोड़ने में मदद मिल सकती है। इसके कुछ एग्जांपल है। गूगल अनुवाद बहुत फेमस है आजकल, और गूगल अनुवाद तो ये भारत का नहीं है, भारत सरकार द्वारा विकसित नहीं किया गया है। लेकिन अगर हम अनुवादनी की बात करें तो अनुवादनी यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसको विकसित किया गया है और यह पूरा कृत्रिम मेधा के ऊपर आधारित है। यह टोटली कृत्रिम मेधा के आधार पर ही अपना गूगल आउटपुट देता है। भाषणी है, यह भी शिक्षा मंत्रालय का है। माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट भारत का नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट सिंपल है, अगर आपका सिस्टम नेट से कनेक्ट है आप राइट क्लिक करके उसका अनुवाद तुरंत आप प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से मेटा है, और उसके बाद आप अमेजन के भी अनुवाद कई सारे हैं, तो हमने मेन आपके समक्ष रखा है। ये अगला देखते हैं शोध और संपादन में सहायता। अगर कोई शोध छात्र है तो वर्तमान समय में कृत्रिम मेधा का उपयोग शोध और संपादन में व्याकरण और भाषा से संबंधित त्रुटियों का पता लगाने के लिए हम कर सकते हैं। इसमें इसके 2 फॉर्म हैं। एक तो जो शोध कर रहा है शोधार्थी है, शोधार्थी अपने शोध को अच्छे से लिखने के लिए, उसको प्रस्तुत करने के लिए आप कृत्रिम मेधा का उपयोग कर सकता है। दूसरी तरफ जब शोध
फाइनली वह सबमिट करता है तो वहां पर जो बोर्ड रहता है उसमें बहुत सारी शोध में इतना कम 400-500 पेजेस के शोध रहते हैं। 400-500 पेज को शोध को एक शोधार्थी के शोध को चेक करना, मैन्युअली चेक करना एक एक लाइन, वह बहुत मुश्किल भरा होता है, टाइम टेकिंग होता है। ऐसे में जो बोर्ड है, बोर्ड कृत्रिम मेधा का उपयोग सहायता करते हुए वो उसमें जो व्याकरण की त्रुटियां हैं या भाषा संबंधी त्रुटियां हैं इसका आसानी से पता बहुत कम समय में लगा सकती हैं। सुलभता के लिए कृत्रिम मेधा टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू टेक्स्ट इसकी उपयोगिता बहुत लोग आजकल करते हैं गूगल डॉक के थ्रू, कि आप बोलें और आपके कंप्यूटर में या सिस्टम में या मोबाइल फोन एंड्रॉयड है जो भी है, आप उसमें आसानी से आप यहाँ पर बोल रहे हैं और वहां पे आपको टेक्स्ट के रूप में आपको उपलब्ध हो जाता है। तो यह भी एआई की ही देन है। अगला है पाठक जुड़ाव बढ़ाना। कृत्रिम मेधा का उपयोग नए नए पाठकों को बढ़ाने, उन्हें सर्च और सजेशंस के माध्यम से कुछ नया खोजने और पढ़ने के रूप में किया जा सकता है। क्योंकि जो कृत्रिम मेधा है उसमें आप कोई भी चीज, आपके दिमाग में कोई भी उपज, कोई इनोवेटिव आइडिया आ रहा है, आप उस पर सर्च करके नए नए तरीकों के आपको सजेशंस वहां से प्राप्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार से इस तरह के सजेशन हमारे क्या करेंगे, पाठकों के जुड़ाव को और बड़े लेवल पर पहुंचाएंगे। अगला हम देखते हैं शिक्षा में व्यक्तिगत अनुभव के विकास के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। कृत्रिम मेधा का उपयोग छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और सीखने की शैलियों के अनुरूप शैक्षिक सामग्री और अनुभवों को तैयार करने के लिए बृहद रूप पर किया जा सकता है। रचनात्मक लेखन सहायता के लिए, अगर कोई रचनात्मक कोई राइटिंग लिखना चाहता है तो उसमें कृत्रिम मेधा का उपयोग करके लेखकों और रचनात्मक ब्लॉक उपलब्ध करने, विचारों को उत्पन्न करने और व्याकरण तथा शैली में सुधार करने के लिए कृत्रिम मेधा का उपयोग कर सकता है। अगला है मनोरंजन में आकर्षक अनुभव। कृत्रिम मेधा का उपयोग मनोरंजक कहानियां, गेम और अन्य मनोरंजक अनुभव करने के लिए किया जा सकता है जो उपयोगकर्ताओं को अधिक आकर्षक और सुखद अनुभव प्रदान कर सकता है। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कृत्रिम मेधा जब भारत में आया था स्टार्टिंग एज में, तो उसमें हम लोगों ने, मतलब भारतीयों ने, जो उद्योग के पर्पज से जो उद्यमी थे उसका उपयोग गेम के लिए करते थे। शिक्षा और दूसरे क्षेत्रों में इसका बहुत न के बराबर उपयोग होता था, गेमिंग के लिए हम लोग करते थे। लेकिन आज शिक्षा के क्षेत्र में यह क्रांति ला रहा है, खासतौर पर भाषा के क्षेत्र में। भाषा सीखने वाले लोगों के लिए भी मददगार हो सकता है। जो लोग हिंदी भाषा सीखना चाह रहे हैं, जिनकी हिंदी टूटी फूटी है या एकदम नहीं आ रही है, या दूसरी अन्य भारतीय भाषाएं सीखना चाहते हैं या दूसरी विदेशी भाषाएं सीखना चाहते हैं, तो कृत्रिम मेधा भाषा सीखने के लिए उनको मददगार साबित हो सकती है। बहुत सारे उपकरण हैं जिसकी सहायता से वह आसानी से बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक सीख सकते हैं। दुर्लभ या लुप्तप्राय भाषाओं का संरक्षण। आप लोगों के समक्ष में एक डाटा रख रहा हूं। यह डाटा यूनेस्को की एक रिपोर्ट बोलती है कि विश्व में वर्तमान समय पे 7200 से अधिक भाषाएं अभी जीवित हैं। लेकिन ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि 7200 से अधिक भाषाएं जीवित हैं, लेकिन इस शताब्दी के अंत तक उन्होंने एक खतरा का अंदेशा लगाया है कि उसमें से 7200 में से आधी भाषाएं विलुप्त होने के कगार पे हैं। तो कृत्रिम मेधा के पास इतनी शक्ति है कि जो भाषाएं विलुप्त होने के कगार पर हैं उनका डाटा उनको प्रिजर्व करके, उनको संरक्षित रख सकती हैं कि आगे आने वाले दिनों में अगर वो विलुप्त होती हैं तो हमारे पास एक विटनेस के रूप में रहेगा कि हम ये भी भाषाएं हम लोग एक समय बोलते थे, पढ़ते थे और शिक्षा अर्जन करते थे। भाषा अनुसंधान में नई अंतर्दृष्टि। कृत्रिम मेधा भाषा के बारे में हमारी समझ को बेहतर बनाने और भाषा के विकास, संरचना और उपयोग के बारे में नई अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो यह मेन जो है यह हमने आप लोगों को समझ रखा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कृत्रिम मेधा अभी भी अपने विकास के शुरुआती चरण में है। अभी भी पूरी तरीके से यह अभी मतलब कार्य नहीं कर रहा है और इन संभावनाओं को पूरी तरीके से महसूस करने के पहले हमें कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो जो चुनौतियां हैं उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को समक्ष प्रस्तुत करेंगे। यह हमने भारतीय साहित्य भारतीय साहित्य के परिप्रेक्ष्य में एआई के माध्यम से ही हमने ये इमेज उसको एक दिया था, उसने सर्च करके हमें दिया। आप देख सकते हैं ये कृत्रिम मेधा रोबोट जो है कृत्रिम मेधा को इसको यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। और ये जो सज्जन पुरुष बैठे हैं ये भारतीय पोशाक में और पीछे ताजमहल का है और वो टेबल पे एक अध्ययनरत भारतीय स्टूडेंट को यहाँ पर दिखाया गया है। आइए अब हम देखते हैं कि कृत्रिम मेधा का भाषा के क्षेत्र में चुनौतियां क्या हैं। तो सबसे बड़ी जो चुनौती है वो पूर्वाग्रह का है, जिसको हम बायस्ड बोलते हैं। कि कृत्रिम मेधा किसी विशाल डाटाबेस पर हम लोग जानते हैं कि जो कृत्रिम मेधा है वह एक विशाल डाटा सेट पर प्रशिक्षित होती है। यदि इस डाटा सेट में सामाजिक,
नैतिक, जेंडर या धार्मिक पूर्वाग्रह मौजूद हो तो ये कृत्रिम मेधा के लेखन में भी परिलक्षित हो सकते हैं। तो जो सेंसिटिव चीजें होती हैं, जैसे सामाजिक कुछ मुद्दे हो गए, नैतिक मुद्दे हो गए, जेंडर से रिलेटेड मुद्दे हो गए या रिलीजियस मैटर्स हो गए, तो अगर उसमें हम एआई का, कृत्रिम मेधा का उपयोग कर रहे हैं तो वह पूर्णतः हमें जो हमारा आउटपुट है, जो हमारी सोच है, जिस हिसाब से हम उसको दिए हैं इनपुट, उस हिसाब से हमें डाटा प्रोवाइड नहीं कर सकती है और उसकी वजह से विद्रोह भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि गलत सूचनाएं प्रसारित कर देती है। अब गलत सूचनाओं की वजह से समाज में काफी क्लैश वाली स्थिति आ सकती है। तो ये अंदेशा लगाया गया है। इससे कहानियों में भेदभावपूर्ण रूढ़ियों का इस्तेमाल, हाशिए पर पड़े समूहों का गलत चित्रण या किसी खास विचारधारा का पक्षपात हो सकता है। इससे भाषा साहित्य में सामाजिक असमानताएं और गलतफहमियां फैल सकती हैं। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है जो पूर्वाग्रह की है। इसका आप देख सकते हैं इसके माध्यम से कि इसको दो भागों में, लेफ्ट और राइट में है। लेफ्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो इसका लोड है काफी अधिक है, राइट में थोड़ा सा कम है। तो इसका कहने का मतलब है कि इसको बैलेंस वे में चलना है, चाहे राइट लेफ्ट हो, चाहे अप एंड डाउन हो, पूरा बैलेंस वे में अगर चलेगा तभी हमारा कृत्रिम मेधा उपयोगी समाज के लिए हो सकता है। अब आप लोगों के समझ सकते हो, ये देखिए, भावों या भावनाओं की नकल कठिन। साहित्य की रचनाओं में आप लोगों को पता है कि अगर हम हिंदी साहित्य की बात करें ब्रॉड लेवल पर, या दूसरे भी साहित्य की बात करें, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, उड़िया हो गया, जो भी साहित्य हमारे यहाँ है, तो उसमें एक गहन भाव चिंतन छिपी होती है। और साहित्यों में आप लोगों को पता है, मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ, तो हिंदी साहित्य में रस की प्राथमिकता होती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पहला चित्र है, ये जिसपे हम कर्सर आपको घुमा रहे हैं, ये महर्षि वाल्मीकि है। और यह जो व्यक्ति धनुष तीर लेकर खड़ा है, ये एक निषाद है। यहाँ पर आप नीचे देखिए, यहाँ पर एक सारस गिरा हुआ है, जो इसकी तीर से, जो हमारा निषाद है, निषाद ने उसको शिकार किया है, जिसके तीर से घायल होके वहां मृत प्राय हो गया है। यह मेल सारस है। और फीमेल इसकी जो साथी है, यह पीछे उसके वियोग में तड़प के मर गई है। और उसी समय महर्षि वाल्मीकि का नजर यहाँ पर पड़ता है और अचानक से यह जो सीन था, यह सीन देखते हुए उनके मुख से एक श्लोक निकला। वह प्रथम बार उन्होंने श्लोक का प्रयोग किया था, जो यहाँ पर लिखा है मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमा शाश्वती समा यत्कोत मिथुना ढेक वदमी काम मोहितकम। तो इसका अर्थ भी यहाँ पर दिया गया है। और कहा जाता है कि इस श्लोक के बाद ही महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। तो यह हमने आपके समक्ष ये रखा कि जो मानव भाव भंगिमा होती है, वह कृत्रिम मेधा उसको जनरेट करने में अभी भी सक्षम नहीं है। उसके बाद हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, मानवीय भावनाएं उत्पन्न करना असंभव, जिसके बारे में हमने कहा। भाववाचक शब्दों का नकल करने का प्रयास, कि वो जो भाव भंगिमा है वो कॉपी करता है, लेकिन नेचुरली वो हमारे सामने परिलक्षित नहीं होता है। त्रुटियों की अधिकता होती है। उसमें त्रुटियां कई लेवल पे हो सकती है, व्याकरण की दृष्टि से हो सकती है, या अन्य जो उसके परिधान है उसके आधार पे हो सकती है। भाषा पर निर्भर शुद्धता, हम लोग क्या करते हैं कि आप एआई, अगर कृत्रिम मेधा को कोई भी आप इनपुट देंगे और आउटपुट देखेंगे, तो जो भाषा एक नेचुरल भाषा होता है, स्वाभाविक भाषा होता है, उसकी और उसकी भाषा में बहुत डिफरेंस रहता है। तो उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। नैतिकता की कसौटी ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर हम कृत्रिम मेधा के माध्यम से अगर कोई लेख लेते हैं तो उसमें स्वामित्व और कॉपीराइट की बहुत बड़ी समस्या है कि आखिर वो जो लेख है, अगर हम सपोज उसको कोई कविता लिखने के लिए किसी टॉपिक पे, मशीन है, मशीन के ऊपर हमने कृत्रिम मेधा को एक कविता लिखने के लिए दिया और कृत्रिम मेधा ने मशीन पर एक अच्छा खासा कविता लिख के दे दिया। अब समस्या आती है कि उस पर स्वामित्व किसका होगा, कृत्रिम मेधा का होगा, या जिस व्यक्ति ने उसको निर्देश दिया वह देने के लिए उसका होगा, या थर्ड पार्टी का होगा। तो ये स्वामित्व वाली जो भावना है, इसको लेकर अभी भी किसी प्रकार का नियम विनिमय अभी जारी नहीं हुआ है। और कॉपीराइट किसका होगा, ये बहुत बड़ा इशू है। तो ये हम लोगों के समझ चुनौतियां हैं। बाकी निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि कृत्रिम मेधा का स्वागत करना चाहिए और दिन प्रतिदिन इसमें सुधार होता जा रहा है। हम आपके समक्ष दो ये इमेज चित्र प्रस्तुत किए हैं, आप ये देख सकते हैं। आइजैक आसिमोव ने एक पुस्तक लिखी थी, आई रोबोट। यह पुस्तक का ये चित्र है, जिसमें उन्होंने रोबोटिक्स के 3 कानून उन्होंने बताए थे कि रोबोट कभी अपनी गतिविधियां
या निष्क्रियता के कारण इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जैसा कि जो कृत्रिम मेधा का भी प्राथमिक चरण है, भारत की हम बात करें, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि कृत्रिम मेधा आने से बहुत सारी रोजगार चले जाएंगे। कृत्रिम मेधा क्या है कि आदमियों का जगह ले, इंसानों का जगह ले लेगा, तो उसकी वजह से हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी। तो उसी के माध्यम से रोबोटिक्स जो है कृत्रिम मेधा का ही परिवर्तित रूप है। तो ये 3 उसके जो कानून दिए गए हैं कि रोबोट कभी भी अपनी गतिविधियां निष्क्रियता के कारण इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रोबोट को इंसानों द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना होगा जब तक कि पहले नियम का उल्लंघन न हो। तीसरे में कहा गया है कि रोबोट खुद के अस्तित्व की रक्षा करेगा जब तक कि उसके पहले और दूसरे नियमों का उल्लंघन न हो। तो ये जो कृत्रिम मेधा है या रोबोट है जिसके माध्यम से परिकल्पना की जा रही है, खुद अपने अस्तित्व की रक्षा करने में सफल है, और अगर नहीं कर पाएगा तो खुद ही अपने आप को समाप्त कर लेगा। तो इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें तहे दिल से इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन भारत, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत ही वैदिकता भरा देश है, जहाँ पे अनेक धर्म, अनेक संस्कृति के लोग रहते हैं। तो ऐसे में हमें जो भी आउटपुट मिल रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पे हमारा ये स्लाइड खत्म होता है। आशा करता हूं कि हमारा यह जो प्रेजेंटेशन है आप लोगों को उपयोगी लगा होगा। धन्यवाद।